कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा जहां वो होती है वहां तो कम स्पंदन पैदा करती है, लेकिन हिंदुस्तान में ढेरों विवाद और एक बड़ा बवंडर जरूर पैदा हो जाता है। अभी उनकी अमेरिका यात्रा में जो संबोधन हुआ कल, उसके चलते देश में सियासी कोहराम, और उससे पहले जब वो लंदन की यात्रा पर थे तो वहां उन्होंने जो कुछ कहा था उसका तो असर ये हुआ था कि संसद के दोनों सदन नहीं चल पाए थे पूरे सत्र। इतना विवाद पैदा हो गया था। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे देश से, और राहुल कांग्रेस इस बात पर तैयार नहीं थी। कांग्रेस तब अडानी का मसला उठा रही थी। आखिर क्या कहा अमेरिका में राहुल गांधी ने जिसके चलते इस आज फिर सुबह से विवाद खड़ा हो गया? तमाम चीजों के अलावा एक जो सबसे विवादास्पद चीज राहुल गांधी ने वहां कही एक सवाल के जवाब में, अव्वल तो वो सवाल ही ऐसा था कि भारत के किसी भी दल के नेता को विदेश की जमीन पर ऐसे किसी भी सवाल को तत्काल खारिज ही कर देना चाहिए था, वो अपोजिशन का नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो। राहुल जी से पूछा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं क्या? सोचिए, अल्पसंख्यकों के बच्चों को उन गुनाहों में बंद किया जा रहा है पकड़ पकड़ के जो गुनाह उन्होंने किए नहीं भारत में। अब ये तीनों चीजें स्वीकार करने लायक थी क्या? नहीं। कोई भी विपक्ष का नेता होता, पक्ष का नेता होता, वो कहता आपको जानकारी नहीं भारत के बारे में। लेकिन राहुल जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब बोले केवल मुसलमान नहीं, राहुल गांधी ने उसमें जोड़ा कि मैं तो कहता हूं सारे अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा ही हो रहा है हिंदुस्तान में, बहुत ही हालत खराब है, अल्पसंख्यकों के लिए जीना मुश्किल है। इस तरह की भावभंगिमा राहुल गांधी ने प्रस्तुत कर दी। यहां तक भी बात ठहर जाती तो शायद कुछ और कम बवाल होता। उसके बाद उन्होंने कहा, अब ये पता नहीं उनके पास कहां से आया तर्क, क्योंकि ये तर्क कांग्रेस के गले में ही हड्डी बन गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की स्थिति वैसी हो गई जैसी 80 के दशक में भारत में दलितों की स्थिति थी। क्या 80 के दशक का जो भारत था, राहुल जी अगर थोड़ा भी अपने पार्टी के शासनकाल के कालखंड को दिमाग में रखते स्थायी तौर पर कि कब कब हमारी पार्टी की सरकार रही, तो उनको पता होता कि 19 जनवरी 1980 से लेके 89 तक कांग्रेस का ही शासन रहा केंद्र पर, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का ही शासन रहा। तो अगर दलितों की स्थिति खराब थी तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर कांग्रेस की हो गई। क्या कांग्रेस उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है? एक बड़ा मसला है। और प्रधानमंत्री देश के भीतर आपका राजनीतिक विरोधी है, प्रतिस्पर्धी है, क्योंकि वो दूसरे दल का नेता है। लेकिन जब आप देश की सीमा लांघते हैं, किसी दूसरे देश के किसी मंच पर जाते हैं, तो फिर वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। आपको अच्छा लगे तो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है और बुरा लगे तो भी। वहां उसकी आलोचना में इतना नीचे तक आ जाना कि भाई नमूना है प्रधानमंत्री, ये ठीक नहीं, भारत के सम्मान के लिए ठीक नहीं। यहां चुनाव होते ही हैं, हर वक्त चुनाव रहता है। अभी फिर दिसंबर में 3-4 राज्यों में चुनाव है।
वहां चाहे बोलिए जो बोलना है, वो भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। क्या ये ऑस्ट्रेलिया और उससे पहले बाइडेन ने जो कुछ, जिस गर्मजोशी के साथ मोदी का इस्तकबाल किया और जो कुछ कहा, उसके कारण उपजा हुआ क्षोभ है, कुंठा है कि नहीं हम विदेशी जमीन पर ही जाके तियापाचा करेंगे? देश में लड़िए, अखाड़ा सबके लिए है, लेकिन विदेश के मंचों का इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिए भी देश में एक आचार संहिता तय होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर हम सच मान लें राहुल जी का वक्तव्य, ठीक, तो मैं जरा जो गणित का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, आप लोग ज्यादा बेहतर समझाओगे कि दलित, मुसलमान, आदिवासी, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सबको जोड़ दें तो भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ये हो गए। सिख भी उसमें राहुल जी ने शामिल किए। सबका साथ बर्बरता हो रही है, सबके साथ जुल्म गारत हो रहा है क्या? तो ये वोट कौन दे रहा है भाजपा को? मैं उनकी बात सच मानूं, मैं प्रतिवाद में नहीं भी पढ़ूं, तो वोट का एनालिसिस तो कुछ और कह रहा है। जिसका जुल्म गारत जिसके ऊपर हो रहा होगा वो वोट तो नहीं देगा ना जुल्म गारत करने वाले को। दलित, आदिवासी, 12 करोड़ आदिवासी है, नोट किया जाए, ठीक। दलित कितने हैं ये मुझे अभी याद नहीं। सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, नव बौद्ध, सब राहुल गांधी के और मुसलमान के मुताबिक जुल्म गारत के शिकार हैं हिंदुस्तान में। इनके सबको संख्या को जोड़ दो, मिले टोटल कास्ट हुए वोट को 100% मान लीजिए, उसमें प्रतिशत देख लीजिए किसको कितने मिले। अगर ये बात मेरी सिद्ध नहीं हो जाए कि ऐसा संभव ही नहीं इन लोगों के वोट के बिना इतने प्रतिशत वोट पाना, तो फिर राहुल गांधी की बात झूठी हो जाएगी लिखत पढ़त में। अब मुझे नहीं पता सैम पित्रोदा ने उनको या ये बात बोलने के लिए लिख के दिया, ये किसने दिया, लेकिन जिसने भी दिया गड़बड़ दे दिया। रत्नाकर सिंह जी, 1980 के दशक की बात आई है। जनवरी में 80 में सरकार आ गई थी केंद्र में कांग्रेस की, जो 89 तक रही, ठीक। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से जनवरी के बाद आ गई थी सरकार, और वो भी 89 तक रही। नरेंद्र तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस का, ठीक। तो उसमें जो भी अत्याचार, दुराचार जो कुछ हुआ दलितों के साथ, अगर अकॉर्डिंग टू राहुल जी, तब तो जिम्मेदारी केवल इन्हीं की है। उस वक्त तो कोई साझे की भी सरकारें नहीं थी, सिंगल पार्टी सरकार थी। एक छोटा सा प्रश्न खड़ा हो रहा है, मैं तो विदेश नीति ज्यादा जानता नहीं विदेश वालों की बात, लेकिन आप लोग विद्वान लोगों इसलिए सवाल रखता हूं। जैसे राहुल जी जाते हैं विदेश, ऐसे दुनिया के और देशों के भी लोग भारत आते होंगे मिलने मिलाने कार्यक्रमों में, ठीक। हमने कभी ऐसा किसी का सुना नहीं कि अमेरिका से कोई सांसद आया हो, पूर्व, वर्तमान या भूतपूर्व, रूस से आया हो, जापान से आया हो, फ्रांस से आया हो, और उसने यहां कहा हो कि मेरे देश की ऐसी तैसी, मेरे देश में तो जुल्म गारत है, सांस लेने पे पाबंदी है, सब कुछ खत्म हो गया मेरे देश में। ऐसी पिक्चर कभी किसी ने बनाई? भारत में भी तो लोग आते होंगे, मुझे नहीं पता कब आते, लेकिन आते होंगे, ऐसा मेरी सेंस कहता है। नहीं, घूमने फिरने, ताजमहल देखने तो आते होंगे। नहीं, इंटरनेट हो, इंटरनेट के बाप का जमाना आ जाए, एआई आ जाए, पीआई आ जाए, कोई आ जाए, जेवा यास्मीन, लेकिन हम अपनी वालिदा के बारे में तो बात नहीं करेंगे ना, हम अपनी मां के बारे में तो बात नहीं करें। दुनिया करे, सब जान लो, फिर भी हम अपने मुंह से तो नहीं बोलते ना। इतनी मर्यादा तो रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। दुनिया जाने, ये राहुल गांधी को काम भारत ने दिया है कि आप जाके भारत के बारे में ऐसी बातें बोलो बाहर। बोले क्यों? बोले चूंकि इंटरनेट है इसलिए हम भी बोल रहे हैं। ये कोई तर्क हुआ? जी भाई यास्मीन, मैं समझ नहीं पाया इस बात को। देश में चुनाव हर महीने होता है, कहीं ना कहीं खूब बोलो, आप उनके कपड़े फाड़ो, वो आपके कपड़े फाड़े, स्वागत है। नहीं, इंटरनेट पे तो सारे देशों की कहानियां आती हैं, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कोई विदेशी राजनयिक ऐसा बता दीजिए
दुनिया के बड़े मुल्कों में, जिसने हिंदुस्तान में आके ऐसी बातें की हूं अपने देश के बारे में कि हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया, जुल्म गारत है, सांस नहीं ले पा रहे, सब तरफ हंटर बजाए जा रहे हैं, ऐसी किसी ने बोला? कहीं आपने सुना? किसी अखबार में पढ़ा, चैनल में पढ़ा? और जैसे रत्नाकर भाई बता रहे सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई भारत में आके विदेशी ऐसा बोलता तो वो भी तैर जाता। मैंने तो पहले कहा सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सबके मोबाइल में फोटो है, लेकिन हम तो नहीं बोलेंगे ना। कोई जाके अपने घर के बारे में बोलता है क्या? मैंने आपसे उदाहरण पूछा, उसका उत्तर ना रत्नाकर दिए ना आप दी। मैं कह रहा हूं अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग, होनोलुलु, उनके भी लोग आते होंगे ना, भारत के नहीं आते? केवल राहुल गांधी जाते? आते होंगे ना, लोगों से मिलते होंगे, सेमिनार अटेंड करते होंगे। कहीं आपने सोशल मीडिया से लेकर किसी मीडिया में कहीं कुछ सुना कि भाई जापान के सांसद आए, उनने कहा जापान में ऐसी तैसी हो रही सबकी? ऐसा बोला किसी ने? अमेरिका के लोग आए, उन्होंने कहा अमेरिका में तो भाई साहब जुल्म गारत है, हाहाकार मचा दिया है इस बाइडेन वाले? किसी ने बोला? आके सुना कहीं? इटावा में, गुरसाईगंज में कोई ऐसा मिला आपको अमेरिकन? मैं ये पूछ रहा हूं। सबको सब पता हो तो हम बोलेंगे क्या अपने घर के बारे में? यहां लड़िए ना, फरियाइए। और आपको तथ्य भी नहीं समझ में आते। आप कह रहे हो 80 में जैसी दलितों की स्थिति, 80 में तो कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जन्मी नहीं थी, सब कुछ आप ही का था, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। तब इसलिए मेरा वो है कि दुनिया में सबको सब पता है। इंटरनेट ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस को समझ, मुझे भी समझ में आ रहा, मैं भी देखता हूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता कि बाइडेन का ऑपरेशन हुआ। एक सामान्य बात कहता हूं जेवा यास्मीन, कैंसर का, ठीक, सबके पास खबर थी क्या? कोई अमेरिकन आया हिंदुस्तान और चांदनी चौक पे गया हो, बोला बाइडेन में मरने वाला है, बोला कैंसर हो गया, बोला कोई ऐसा? नहीं ना। वरना ये तर्क दिया जाता है भाई जब इंटरनेट पे आ गए तो सबको आजादी है बोलने की। आजादी होना अलग बात है और अभद्र होना अलग बात है। मैं सिर्फ इस सबमिशन पर लाया, कोई करे। और दूसरी एक बात ये कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने पूरी ताकत लगा दी भारत जोड़ो यात्रा रोकने की। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी की सरकार सर्वशक्तिमान है, वो किसी को जीने नहीं देती, इतनी ताकत है उसके पास, ठीक, हम सब लोगों को राजनीति नहीं करने देती, इतना परेशान करती है। उस सरकार को वो दूसरे क्षण कहते हैं पूरी ताकत लगा दी लेकिन रोक नहीं पाई। क्या वास्तव में भारत की सरकार इतनी कमजोर है कि कोई यात्रा, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को समझ इतनी है जितनी आप लोग ज्यादा बताओगे कि 144 अगर मजिस्ट्रेट लगा दे तो सारी यात्रा बंद हो जाती, किसी नेता की हो। और इस बात से रत्नाकर भाई भी सहमत होंगे, जेवा जी भी सहमत होंगे। एक मुझे दृष्टांत याद आ गया, बड़ा रोचक है, सबको आनंद आएगा। शायद मैं सही याद कर रहा हूं, बराक ओबामा आए, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, भारत, ठीक, शासन ने अखिलेश यादव को भी न्योता दिया उनके भोज में, ठीक। अखिलेश यादव इसलिए कहा जेवा बैठी इसलिए उनका नाम लिया, बाकी और भी लोग नाम ले। क्या अखिलेश जी आए, बहुत विनम्रता से अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले, हाथ मिलाया, हेलो हाय हुई। अगर वो वहां कहते कि जरा इधर सुनो, साइड में आओ, है भारत में तो जुल्म गारत हो रही है, तो इस बात का कोई अर्थ रहता? आप क्या बनाना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, ये तो सोच लो भाई। संजय राणा, आऊंगा ऊपर रत्नाकर में। संजय राणा, मुझे सिर्फ एक सवाल पर आपसे, 144 लागू कर दे अगर सिटी मजिस्ट्रेट, ठीक, तो उसके बाद कोई रैली, कोई यात्रा निकल सकती है क्या? राहुल जी ने कहा सरकार ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन हम फिर भी निकाल ले गए यात्रा। मैं समझ नहीं पाया ऐसा कैसे संभव है। अमिताभ जी, बड़ा हास्यास्पद हो जाता है जब इस तरह 5 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते 144 लगने के बाद, तो फिर किसी की सरकार हो, ठीक। जब हम ये कहते हैं कि संविधान खत्म हो गया, ठीक, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, और अगर ये बात हम माइक लगा के 10-20-50 लोगों के बीच में कह पा रहे हैं तो हमारी बात को तो ये घटना ही झूठा कर देती है। ये तभी कह पा रहे हैं जब डेमोक्रेसी है, अन्यथा डेमोक्रेसी खत्म हो गई, समझिएगा मेरी बात। तो आप विदेश छोड़िए,
आप अपने घर से कनॉट प्लेस की यात्रा नहीं कर सकते, विदेश यात्रा तो छोड़ ही दीजिए। नहीं, डेमोक्रेसी जब खत्म हुई थी इस देश में तो हम लोगों ने 19 महीने देखा था ना क्या होता है। नहीं, बाप मर गए, अम्मा मर गई, जेल से बाहर नहीं आया आदमी मीसा DIR में। नहीं, किस जेल में बंद है नहीं पता लगा। जब हम ये माइक पर, मंच पर बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तो ये बात हम अपने आचरण से झुठला नहीं देते, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो जाती तो ना हमें मंच मिलता, ना माइक मिलता, ना यात्रा मिलती, ना बोलने की आजादी मिलती। जब यास्मीन, ये सब पर लागू है कि नहीं बताइए? क्योंकि इस देश ने देखा है डेमोक्रेसी जब खत्म हुई तो क्या हाल हुआ। जयप्रकाश नारायण से लेके और नीचे ननकू तक सब जेल में एक ही रात में। मैं ये कहूं, थाने में खड़े होकर ये कहूं कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया क्या, और उसके बाद भी थानेदार मुझे गेट तक छोड़ आए, तो फिर इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? इसमें तो थानेदार को 20 लठ मार के हमको बिछा देना चाहिए। नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए और थाने के भीतर में जाके ज्ञान दूं तो 20 लाठी से 19 से तो काम नहीं चलेगा। 20 लाठी है, उसके बाद लॉकअप में बंद, फिर जेवाई यास्मीन को टेलीफोन करो, भैया फोन करो, सिफारिश कराओ, छूटे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपको पता है 1950 यहां हर आदमी थाने में जाके कानून व्यवस्था का मरसिया पड़ रहा, मुंह छुपताव देके निकल रहा, करे कानून व्यवस्था खत्म हो गई। माइक लगा लगा के कहीं कानून व्यवस्था खत्म होती है? कतई नहीं खत्म होती है। मैंने 77 में किसी माइक लाल को माइक लगाते नहीं देखा। मुलायम सिंह जेल में थे 19 महीना। बताइए भैया, जो राजनीतिक कारणों से अपराध करने के बाद बचे रहते हैं, वो लोग राजनीतिक कारणों से ही, मैं तो साफ कर रहा हूं, राजनीतिक कारणों से ही उनके अपराधों से अगर पर्दा हट जाए तो क्यों चिल्लाते हैं? आप बचे भी तो इसीलिए थे कि आप नेता हो, अब पर्दा हट गया। बच्चे भी राजनीति के कारण थे, पर्दा भी राजनीति के कारण उठ गया, लेकिन अपराध तो कॉमन है, वो तो है ना। अपराध किया तभी ना पर्दा उठा। जिसने अपराध नहीं किया उसका पर्दा उठा, क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे? अपराध किया इसीलिए ना जेल यात्रा है, इसीलिए छापेमारी में नोट मिल रहा है, सोना मिल रहा है, इसीलिए ना। अब ये शिकायत करना कि रामलाल क्या क्यों डाला और श्यामलाल क्या क्यों नहीं डाला, अदालत चाहिए। आप गए थे अदालत, 14 दल गए थे कि नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, यही मांग करने जो रत्नाकर भाई यहां करते हैं, ये जेवा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जिसके घर में पैसा मिला वो कैसे पिटीशन ला सकता है? पैसा मिले हो हमको बरी कर दो, ये चाह रहे हो। बोले क्यों? बोले हम फलानी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं है क्या, रसीद नहीं कटाई हमने मेंबरशिप की, इसीलिए तो रसीद कटाई थी। ये नहीं चलेगा। अगर कभी चलता भी था तो गलत था, अब नहीं चलना चाहिए। मैं तो कहता हूं तुरंत 20 डंडे मारो, जेल के अंदर करो। राघवेंद्र सिंह, कांग्रेस कह रही आपको शर्म आनी चाहिए, पूरा दक्षिण आपके हाथ से निकल गया। कांग्रेस इतनी उदार मन हो गई है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा कांग्रेस शून्य हो गई, वहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। उत्तर प्रदेश में 2% मत पर आ गई, फिर भी कांग्रेस इस बात से प्रसन्न है, वो कह रही कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए, वो दक्षिण में भाजपा साफ हो गई। सब लोग कहते हैं कि जी आप एक दूसरे दल से क्या आप हार रहे हैं, ठीक मान लिया, तो इसमें इतना हल्ला गुल्ला तो इसलिए चिल्लाने की बात नहीं होनी चाहिए, उत्तेजना की। कोई जबरिया तो सरकार में रह नहीं सकता। मुलायम सिंह हारे तो मायावती शपथ ली, मायावती हारी तो अखिलेश यादव शपथ लिए, अखिलेश यादव हारे तो योगी जी शपथ लिए। वैसे केंद्र में नहीं जी। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं झोला रख दिया बोले नहीं हटाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? एक आंकड़ा रखता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के चुनाव हुए 19 के लोकसभा चुनाव से पहले। तीनों राज्य, ध्यान से सुनिएगा, तीनों राज्य भाजपा हार गई, ठीक? छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। माना गया कि इन तीनों राज्यों में भाजपा लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल बगल में था, साफ हो जाएगी। हुआ उल्टा, इन तीनों राज्यों में भाजपा ने 90% से ज्यादा सीटें जीत ली, क्या? और उसका वोट प्रतिशत 50 को क्रॉस कर गया। नहीं, जिन 3 राज्यों में कुछ महीने पहले कांग्रेस जीतकर सरकार बनाई थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जेवा यास्मीन, ये ट्रेंड है ना। ये जो बात मैंने जेवा यास्मीन से कही वही कि हमने देखा कि
और एक इसमें एक उदाहरण और जोड़ दूं, जो जेबा के साथ बात में उदाहरण दिया तो आपने सुना ही होगा, एक उदाहरण जोड़ देता हूं। कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी और कांग्रेस जीती, पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूं, क्या बाद में क्या हुआ वो अलग विषय, लेकिन जीती कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था अच्छी मेजॉरिटी से, ठीक। लेकिन उसके तुरंत बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो वहां भाजपा का वोट परसेंटेज 51 हो गया। यानी कर्नाटक भी जोड़ लीजिए और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी जोड़ लीजिए, जहां कुछ ही महीने पहले भाजपा विरोधी सरकारें राज्य में आई, लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो मत प्रतिशत बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया और वो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है 50 का डेमोक्रेसी में, उसको ही क्रॉस कर गया। और आपने खुद बताया ही है, हम लोगों को इनलाइटन किया कि इन सब राज्यों में भाजपा सैचुरेशन पर पहुंच गई, यानी इतनी सीटें जीत ली। 2014 में इस बात का काट ढूंढिएगा गूगल पे, कई रातें लगेंगी। 2014 में कांग्रेस को कुल 12 करोड़ वोट मिला, ठीक। संजय राणा आप भी नोट करिए, 12 करोड़ वोट मिला, ठीक। 19 में जब दोबारा चुनाव में देश गया, ठीक, तब नए वोटर जुड़ गए नहीं, जो नए वोट कास्ट हुए, जुड़ गए तो बहुत थे, जो पड़े वो 20 करोड़ अतिरिक्त थे 14 के मुकाबले। इस 20 करोड़ को समझिएगा, ठीक। 14 के मुकाबले 20 करोड़ नया वोट कास्ट हुआ ईवीएम में, लेकिन कांग्रेस के वोट वही 12 करोड़ रहे। क्या इसका काट तो खड़गे जी के पास भी नहीं है क्या? ये तो चुनाव आयोग के डब्बे में बंद हो गया मामला। और तब कांग्रेस ने तब भी यही कहा था 19 के चुनाव में कि 14 वाली बात अब नहीं है। नहीं, मैंने उदाहरण दिए 4 राज्यों के, खैर वो जनता देखेगी क्या है, जीत है हार है, उसमें तो जनता फैसला करेगी। लेकिन एक बड़ा विषय खड़ा होता है, जो मेरे आज का विषय था। आप अपनी पार्टी को भी लांछित कर रहे हो कि 80 के दशक में दलितों की हालत बहुत खराब थी, ये कह के। तब आपकी दादी थी प्रधानमंत्री, कुछ तो लिहाज करो। इंदिरा जी थी तब कुर्सी पर, उनका तो लिहाज कर लो भाई। उनसे बड़ा नेता कोई हुआ आपकी पार्टी में? नहीं ना। दलितों के साथ ऐसा। दूसरी बात, मैंने उदाहरण दिया, दुनिया के किसी मुल्क का कोई नेता भारत में आके उसने ऐसा बोला हो, मुझे बता दीजिए। अरे जहां मार काट मची है सीरिया से लेके और कहां का, वहां का भी आदमी अपने यहां, हमारे यहां आता, कहीं दूसरी जगह जाता, ऐसा नहीं बोलता। वहां ये तर्क नहीं चलता कि इंटरनेट है, सब ओपन है यार, डैम केयर, हम भी बोलेंगे। ये कैसा तर्क है? इस तर्क का कोई वजूद है? किसी के घर में कुछ आपत्तिजनक चीज बरामद हो जाए, पुलिस का छापा पड़ जाए, तो वो खुद जाके मंच और माइक मंगवाएगा, फिर बताएगा कि मेरे घर में ये आपत्तिजनक चीज बरामद हुई। नहीं ना, मोहल्ला कह रहा है, अखबार में छप रहा है, लेकिन वो खुद तो नहीं कहेगा ना। कांग्रेस इस अंतर को भूल जाती है। आपको मोदी से लड़ना है ना, बिल्कुल स्वागत है, यहां लड़िए ना, हर राज्य में लड़िए, जाके लड़िए रहे और लड़िए, प्रखरता से लड़िए, मुखरता। तीसरी बात, कहा कि पूरी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन यात्रा नहीं रुकी। ये बात तो तथ्यात्मक रूप से गलत है। केंद्र सरकार तो छोड़िए, राज्य सरकार भी छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेरी बात से जो भी लोग जरा भी लोक प्रशासन की व्यवस्था जानते हैं वो 100% सहमत होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है आपको घर के भीतर बंद करने के लिए, ठीक। यात्रा छोड़िए, गेट के बाहर नहीं निकल सकते, किसी ने निकाल ली यात्रा, और अगर निकाल ली और आपको सिक्योरिटी भी मिली तो फिर इस बात को मानिए कि हां, हमने यात्रा निकाली और हमको व्यवस्थागत सहयोग शासन का मिला, इतना तो मानो। जब आप कोई रैली करते हो, कोई भी नेता, उसमें शासन का सहयोग होता है। जेबाजी भी इस बात से सहमत होंगी। 1000-1500 पुलिस के लोग डिप्यूट होते हैं, अखिलेश जी कहीं जाते हैं तो होते हैं ना, ठीक। सभा में पानी के टैंकर भी भिजवाता है जिला प्रशासन, ठीक ना। उनके लिए डी भी बनवाता है, उनके जहाज के लिए, ठीक ना।
ऐसा कैसे हो सकता है? अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो फिर ये सुविधा तो फिर नहीं मिलती, नहीं मिलती ना, फिर नहीं मिलती ये सुविधा। 77 में देखा लोगों, 74 में देखा लोगों ने, 75 में 2.5 साल। इसलिए जो लोग ये कहते हैं बाहर जाके कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, वो लोग भारत के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। वो किसी पार्टी के नेता हो, किसी परिवार के लड़के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन लोगों को भारत के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले 100 दफे सोचना चाहिए। इस देश ने आपको आदमी बना दिया, इस देश के वोटर ने। नहीं, आप क्या थे? जनता ही आपको नेता बना देती है ना, वरना आप और ननकू में क्या फर्क? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सिक्योरिटी, ये अमला जमला, फौज फाटा, जनता ही क्या दिया हुआ है ना। और बाहर जाके आप ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं। कह जी दलित पर अत्याचार, मुसलमान पर अत्याचार, सिख पर अत्याचार, पारसी पर, जैन पर, बौद्ध पर, क्या किसी बात कर रहे हो भाई? तब तो देश में रक्त क्रांति हो रही होती। इनको सबको जोड़ दो, दलित और आदिवासी और मुसलमान सब जोड़ दो, तो 65%, 70% आबादी हो जाती देश की। पूरे देश में हिंसा हो रही है और राहुल गांधी को दिख रही, बाकी किसी को दिख नहीं रही। तो या तो राहुल गांधी आंख का इलाज कराएं या बाकी देश कराए। दोनों तो सच नहीं हो सकते। किस किस ने अपने घर के, अपने मोहल्ले में इन वर्गों पर अत्याचार और इनकी जुबान बंद रखने की बात देखी? जब खड़गे जी लगातार बोल सकते हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं, बोल रहे हैं ना सम्मान के साथ। आदिवासी संवर्ग की महिला देश की राष्ट्रपति है कि नहीं है? राहुल गांधी करे ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। बताइए कितने ओबीसी कितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, नहीं है क्या? है ना? तब ये थ्योरी कैसे बेच लोगे आप? और मैं कहता हूं बेचो भी तो देश में बेचो। देश में आपको छूट है। हमारे यहां भाषण में किसी मर्यादा की अपेक्षा तो देश आप लोगों से करता नहीं, नेताओं से। सबको छूट है, चाहे जितना नीचे गिरो मंच पे, चाहे जितने गंदे से गंदे भाषण दो, चुनावों में होता ही है। लेकिन विदेश की जमीन पर तो कुछ प्रतिष्ठा भारत की रख लो। यही बात आपने लंदन में कही थी कि जी खत्म हो गया, पास्ट टेंस, डन हो गया, फिनिश, टाटा बाय बाय, यही बोले थे ना। आप ये बोल के भारत आ सकते हैं और आपको वही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिल सकता है, इसका मतलब आपने जो बोला वो झूठ था। क्योंकि ऐसा बोलने के बाद जो आपने कहा वही सच अगर होता कि टाटा बाय बाय, संविधान खत्म हो गया, तो एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी नहीं हो जाती नेता की। दुनिया में तमाम उदाहरण है इसे, कई मुल्कों के, हमारे पड़ोस के भी उदाहरण है बहुत सारे। ये लोकतंत्र है जो हमको आवाज उठाने की वो देता है। और एक बात बार बार उठाई कि प्रेस इंडेक्स की बात, पता नहीं रत्नाकर भाई ने उठाई या जेबा जी ने। प्रेस इंडेक्स, अभी कहा गया कि दुनिया में अब सब चीज ओपन हो गई, ठीक, सबको पता है, कोई चीज छुपती नहीं। ये प्रेस इंडेक्स तब माने रखता था जब केवल अखबार छपता था या केवल टीवी था, मान लो। अब तो हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, उसमें देश दुनिया की सारी खबर आ रही है। तब इंडेक्स का क्या मतलब है भाई? तब इंडेक्स क्या है? मैं समझ नहीं पाया। तब इंडेक्स का क्या मतलब है? कहां किसने किसके चप्पल मारी, कहां किसने किसकी चुटिया पकड़ के घसीटा, ये वीडियो सहित आ जाता है। कहां सेंसरशिप है? टहल रहा है सब सोशल मीडिया पर, देखिए जाके सारी चीजें नहीं टहल रही हैं। जेबा यास्मीन टहल रही है ना, सारी चीजें हैं ना। चाइना में तो नहीं संभव है। अभी आप लोगों को यही पता ही नहीं सेंसरशिप क्या होती है। चाइना में नहीं संभव है कुछ भी टहलना ना। हिंदुस्तान में टहल रही है ना, है? अभद्र से अभद्र चीज टहल रही है नहीं,
सबने ट्रोलर्स बैठाल रखे हैं, वो गंदी से गंदी बातें, गंदे से गंदे चित्र भेज रहे हैं। जी भाई यास्मीन ठीक कह रहा हूं ना, इसमें तो गलत नहीं कह रहा क्या? तब कहां पाबंदी है भैया, बताओ ना। पाबंदी चीन में है, वहां तो कुछ चलता ही नहीं, गूगल से लेके यूट्यूब से लेके वो कौन कौन है, ट्विटर सब बंद है। वहां जैसी स्थिति है क्या? नहीं ना। अगर आप प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक से अपमानजनक बात पोस्ट कर पा रहे हैं सार्वजनिक पटल पर, तो फिर यह बात कहने का तो अधिकारी चला जाता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र है इसीलिए आप पोस्ट कर पा रहे हैं ना। ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन बोल पा रहे हैं ना, और बोलने के बाद भी कलकत्ता में सुरक्षित हैं, तो लोकतंत्र नहीं है? बताइए। बिहार में भाजपा के नेता लालू जी और नीतीश जी की पार्टी की आलोचना कर पा रहे हैं और फिर भी घर में हैं, जेल में नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी धुआंधार बोल पा रहे हैं योगी सरकार के खिलाफ, और फिर भी उसी सिक्योरिटी कवच में पूरे ठाट बाट के साथ हैं कि नहीं है? तो लोकतंत्र नहीं है? बताइए। अरे भाई, कड़वा कड़वा थूक कैसे कर दोगे? मैंने तो सब पार्टियों को उदाहरण दे दिए। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सबके खिलाफ बोल के फिर भी अंजीर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और सेब खा रहे हैं कि नहीं? वहां कश्मीर में खा रहे हैं ना। या आपने ऐसी कोई फोटो देखी कि उनको सिक्योरिटी फोर्स मार रही है, घसीट रही है? ऐसा तो नहीं देखा ना। वो उतने ही जलवे से रह रहे हैं? नहीं। जब आप लोग बाइट देते हो कि देश में सब खत्म हो गया, और उसके बाद तुरंत चाय पीते हो, ठाट से निकलते हो, तो ये नहीं सोचते हो कि यार अगर सब कुछ खत्म हो गया होता तो हमें गिरफ्तारी हो जाती? नहीं, ये तो सोचिए। दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती ना। सिर्फ ये कहूंगा कि देश में लड़िए, जैसे चाहे वैसे आरोप लगाइए, जनता फैसला करेगी। लेकिन जब विदेश में जाए, कोई जाए, किसी पक्ष का जाए, इंदिरा जी देश में भारत का कि उनके खिलाफ भी राजनीतिक दल तो ठीक था, जवाहरलाल जी के खिलाफ भी, लेकिन विदेश में कोई जाके जवाहरलाल जी का और इंदिरा गांधी का विरोध करता उनके कार्यकाल में, तो अच्छा नहीं। तब वो भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और वही मर्यादा आज मोदी के साथ भी लागू होनी चाहिए। आपको पसंद तो नहीं आदमी, इससे वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मतलब नहीं पसंद है तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, घर बैठो। बोले हम लंदन में नहीं मानेंगे प्रधानमंत्री। बोले क्यों? बोले कंबोडिया में मान लेंगे, लंदन में मन नहीं, तबियत भुरभुरी है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मूर्खतापूर्ण बात से तो सब लोग बचो भाई। क्या भारत का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के लिए कांग्रेस सपा बसपा के कहने से बदलेगा? नहीं ना। हालांकि कांग्रेस में हमारे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से कह आए थे कि हमारी मदद करो भाई मोदी को हटाने में। पाकिस्तान क्या मदद करेगा? यहां वोट डाल देगा के? क्या मदद करेगा? मोदी आए हैं हमारे भारत के वोट से, जाएंगे भी भारत के वोट से। जब यास्मीन जी, कोई दूसरे देश का आदमी वोट डाल देगा आके उत्तर प्रदेश में? बताइए। नहीं ना। किसी बात में सिर्रीपन की बात। बोले मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करो। पाकिस्तान से क्या करेगा पाकिस्तान? वो तो खुद ही रोटी रोटी की मोहताज है। देश के भीतर विरोध करिए, देश के बाहर भारत की एक अच्छी तस्वीर पेश होनी चाहिए, जिसमें सबका स्वर साझा होना चाहिए। अमेरिका में चुनाव नहीं लड़ना ना, वहां क्यों रार पैदा कर रहे हो? यहां आओ, ताल ठोको, अखाड़े में उतरो, लड़ो। लेकिन विदेश में भारत माता का मान रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए। पार्टियां आती जाती रहेंगी मित्र, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन दूसरे देश की धरती पर यह संदेश नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।